अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पाकिस्तान में नफरती माइंड में नो जनरेशन गैप, और डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। कल इसका बॉल्स होगा स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निमरा अहमद का है और इसका टाइटल है हमारा सोना हमारी मर्जी, यूके तेरी नहीं चलेगी अब गुंडागर्दी। नहीं, इसमें यूके की गुंडागर्दी तो कुछ नहीं थी भाई। यूके का एक बैंक है, वहां पर हमने अपना सोना रखा हुआ था, हमारा डिपॉजिट था, वो यूके का नहीं था, तो हमारा डिपॉजिट था। अलग अलग बैंकों में पैसे होते हैं, वैसे ही अलग अलग रिजर्व बैंक जो होता है वो सोना रखने और उसका रखने का खर्चा भी बहुत होता है ना। तो वहां पे एक तरह से वो लॉकर था हमारा, जहां पर हमने अपना सोना रखा हुआ था। उस पर ब्रिटेन का अधिकार नहीं था, उस पर हमारा अधिकार था। उल्टा हमारा सोना रखने के कुछ पैसे वो ले रहे थे और बदले में उसके गोल्ड डिपॉजिट पर हमें वो इंटरेस्ट भी दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस है वो 100 टन सोना भारत ने वापस ले लिया, अब अपने यहां रखेंगे हम। तो इसलिए उसमें यूके की गुंडागर्दी नहीं है भाई कोई, मेरे हिसाब से। भाई दर्शकों आप जरूर बताइएगा, जहां तक मुझे समझ में आई ये बात। बाकी इस पर देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। तो खबर सामने आ रही है आज भारत के हवाले से। ये बोला जा रहा है कि यूके से, इंग्लैंड से भारत अपना पूरा का पूरा 100 टन का सोना यानी कि 1 लाख किलोग्राम का सोना वापस मंगवा रहा है। ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई है। अभी मजीद और भी सोना उनका वहां पर पड़ा हुआ है। लगभग 350 टन का सोना अभी भी इंग्लैंड के अंदर उनका मौजूद है, जो वो कह रहे हैं कि हम वक्फे के साथ उनसे लेते रहेंगे। जो 1991 में उनको सौंप दिया गया था, एज अ डिपॉजिट वहां पर रखवाया गया था, एज अ रिजर्व वहां पर रखवाया गया था। अब उन्होंने नहीं, 1991 में नहीं रखा हुआ था, इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। 1991 में जो सोना गिरवी रखवाया गया था उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। वो सोना हम कब का वापस ले चुके हैं। ये तो हमारा सोना, जैसे आप जैसे आपके पास पैसा है 1 लाख रुपए, आप गई किसी बैंक में, आपने उस बैंक में अपना पैसा रख दिया, वो पैसा उस बैंक में सेफ है, पैसा आपका है बट वो उस बैंक में, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट भी देता है। ठीक वो गोल्ड हमारा था, वो गोल्ड हमने बाहर से कहीं से खरीदा था और वो गोल्ड हमने वहां पर सेफ डिपॉजिट में रखवाया था, वो ब्रिटेन के पास गिरवी नहीं रखा था। ये दो चीजों को कनेक्ट मत करिए आप लोग। उन्होंने इंग्लैंड से ये बोला है कि हम इसकी सिक्योरिटी इंडिया में रहते हुए ही कर सकते हैं और अब हमें ये वापस कर दिया जाए। इसीलिए वो सोना वापस कंट्री के अंदर ही लाया जा रहा है। अभी मौजूदा की बात करूं तो लगभग 800 से 900 टन के दरमियान भारत के पास गोल्ड मौजूद है। भारत के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते अवाम की जानिब उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा होते हैं, उस कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ भी जाए तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमी आगे बढ़ती है और सेफेस्ट एसेट्स होते हैं गोल्ड रिजर्व्स के। तो अवाम क्या कहती है इस बारे में, क्या राय रखती है इस बारे में? जिस तरह से वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को मजबूत करें, इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी। ऑलरेडी एक और खबर सामने आ रही है कि 8.2% के साथ इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। तो बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि वो भी यहूदी ते वो भी यहूदी। इसमें यहूदी कहाँ से आ गए? मैं दसनी आ बच्चे, ਜਿਹੜੇ मुसलमान ने ना वो अल्लाह नबी को डरते ने। इंडिया वाले भी यहूदी, वो भी यहूदी, बरतानिया वाले भी, ये हमेशा एक हो जाते ने, लेकिन मुसलमान इन्हों को कनी कतराते ने। कैसे? दादी अम्मा बड़ा सड़ा हुआ दिमाग पाई है आपने, आपकी 2 लाइनें मैंने सुन ली, इतने में क्लियर हो गया। ये भी यहूदी ते भी यहूदी। कितनी नफरत भरी है भाई आप लोगों के दिमाग में। अच्छा है, नफरती बने रहो। नफरती होंगी तो आपने बेटे भी नफरती पैदा किए होंगे और उन बेटों के जो बच्चे हुए होंगे वो भी नफरती पैदा किए होंगे। तो बेहतर है, नफरत जो है वो आप ही लोगों को डुबो रही है। ना उन यहूदियों का कुछ होने वाला है, ना हम यहूदियों का कुछ होने वाला है। हम तो डेवलप हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े आसानी से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल हमारी है, दुनिया में घूम रहे हैं। आपकी तरह हम आटे की लाइनों में नहीं खड़े। और पैदा करो नफरत, भरो नफरती आंटी। गुड। क्योंकि वो मुसलमान ने। मतलब अगर असी वेखो तो, और अब मैं ये इसका जवाब देता हूं, ये भाई बोला क्योंकि वो मुसलमान। आपकी हालत ऐसी हुई पड़ी है क्योंकि आप मुसलमान हैं। आप हिंदू नहीं, आप यहूदी नहीं, आप सिख नहीं, आप क्रिश्चियन नहीं, इसलिए आपकी ऐसी हालत हुई है। आपको सुन के कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? दूसरों पर तो आप बड़ी आसानी से आप लोग कह देते हैं, जब आप पर चपत लगेगी तो आपको बुरा लगेगा, वो चोट लग गई, नहीं दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी दूसरों को जो चपेड़ मार रही हैं आप, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं,
हम सब मिलकर अब ये कैंपेन छेड़ते हैं कि भाई आपकी हालत ऐसी इसलिए हुई है क्योंकि आप मुस्लिम हैं। आप नहीं, ये भी मत कहिए कि मुस्लिम है, आप बोलिए कि आप नॉन हिंदू हैं, आप नॉन क्रिश्चियन हैं, आप नॉन सिख हैं, इसलिए आपकी हालत ऐसी है। मजा आएगा ना तब। मैंने बोला ना, इंटरनेट का जमाना है, जैसे जैसे आप लोग प्रोपोगेट करोगे सामने से जवाब भी वैसे ही मिलेगा। आप हमें इज्जत दोगे, हम आपको भी इज्जत देंगे। आप हमारे धर्म का सम्मान करोगे, हम आपके धर्म का सम्मान करेंगे। आप हमारे धर्म पर उंगली उठाओगे, आपके धर्म पर उंगली उठेगी। आप हमें बेइज्जत करोगे, हम आपको बेइज्जत करेंगे। क्योंकि 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना मोहतरमा आंटी जी। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, लेकिन आप लोग जैसे इंसान समझते हैं कि नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं, हम में कोई गलती नहीं है, सामने वाले गलत हैं। कॉन्सेप्ट गया। अब आपने उधर से फेंका, इधर से मिसाइल चली। देखो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਲਾ ਲਾ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਗੇ। क्यों नहीं बुलाते? जाते तो हैं। ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ जर्मनी में मुसलमानों ने तो तबाही मचा दी है भाई। अभी लेटेस्ट खबर कहीं मैं पढ़ रहा था, वीडियो नहीं दिखा सकता, एक बंदा चाकू लेके गया और दाएं बाएं लगा मारने, मुसलमान निकला, पुलिस वाले को भी चाकू मार दिया उसका पुलिस ने ठैं गोली मार दी। हो गया टिट फॉर टैट। लेकिन इसका मैसेज क्या गया? मैसेज गया कि मुसलमान ऐसे हैं, तो आप ही लोग एक्सपोज हो रहे हो। और उनकी कंट्री है, वो ना आने दे। आप अपने कंट्री में मत घुसने दो किसी और को, ये आपका हक है। अफगानियों को भगाया ना आपने, लाखों अफगानियों को भगा दिया आपने, आपकी कंट्री थी, आपने भगा दिया। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜਈ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सबको देते हैं, सुन्नी को भी देते हैं, शिया को भी देते हैं। जो वहां जाना चाहता है, अगर तो वो एलिजिबल है तो उसका वीजा लग जाता है। मुझे आप ये बताएं, हमारे गैर मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। तो मुसलमान होने के लिए क्या बाकियों से नफरत करना जरूरी है? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਖਨਾਮੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। मतलब ਨਾ ਉਹ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤੀ, पढ़ते हैं, ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਪੁੱਤਰੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, पढ़ते हैं। ਪੜਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨੇ। क्या क्या करते हैं? ਹੁੰਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। शर्म कर लो आंटी जी, शर्म कर लो। कितनी मस्जिदें भारत में हैं जिनको बम से उड़ा दिया गया नमाज पढ़ते वक्त। आप तो कहते हो हमारा हिंदू राष्ट्र है, चलो मान लिया मैंने, हिंदू राष्ट्र है हमारा। कितनी मस्जिदें आंटी जी या आंटी जी के पोते पोतियां बेटे सब देख रहे होंगे अगर ये वीडियो, मेरा चैलेंज है आप लोगों को, कितनी मस्जिदें बम से उड़ा दी गई भारत में नमाज पढ़ते हुए, और लाखों कह रहा हूं, सैकड़ों नमाजियों को मार दिया गया। एक भी नहीं मिलेगा अभी आपको पिछले 15-20 साल में। और मैं आपको गारंटी देता हूं पाकिस्तान में, ये लीजिए स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, धड़ाधड़ कितने शियाओं की मस्जिदों को उड़ाया गया है बम धमाकों में। कितने शियाओं का खून से हाथ रंगे हुए हैं आपके सुन्नी मुसलमानों के। पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर बना था, वो पाकिस्तान जहां 98% मुसलमान रहते हैं और वहीं पर मुसलमान सेफ नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में हलाक हो जाते हैं, मस्जिदें को बम से उड़ा दिया जाता है, और आप बात करती हैं हमारे ऊपर। बेशर्म हैं आप आंटी जी, बेशर्म आंटी। अमेरिका के अंदर कितनी मस्जिदें हैं, जर्मनी के अंदर भी मस्जिदें हैं, और आप इंडिया में चल जाओ, इंडिया के अंदर भी मस्जिदें हैं, और भी बहुत सी कंट्रीज के अंदर मस्जिदें हैं। तो लेकिन ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। कैसे? ਕਿਉਂਕਿ इस्लामोफोबिया है, आप कह रही हो। ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਰੋਜ਼ਗੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 4-4 ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੜਕੇ नहीं मिलणगे। और पुत्र अब इनकी बातें सुनने की हिम्मत ना हो रही भाई मेरी। भाई साहब कितना जहर भरा है भाई, कितना जहर भरा है।
ऐसी माएं कैसे बच्चों को जन्म दी होंगी इन्होंने, जो नफरती होंगे, जहरीले होंगे। इसलिए मैं कहता हूं थैंक यू पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वालों, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, मतलब पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की मेंटेलिटी को एक्सपोज करने के लिए। ये टीचिंग्स हैं पूरी दुनिया को। जब ये वायरल होती है क्लिप्स, तो लोग इससे सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, इनसे दूरी बनानी है, इनको हटाना है, निकाल बाहर फेंकना है अपने देश से। ये होना चालू हो गया है। मस्त रहिए। अगले बंदे को देखते हैं। ये जोन सा भारत है, तो अगर अंग्रेज़ों के बारे में बात की जाए ना, तो वो तो पहले ही पावरफुल है। अब वो तो पहले ही पावरफुल है। अगर भारत से वो सोना ले रहे हैं या वो भारत को दे रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आई थिंक। तो उनका ही सोना है, वो वापस ले रहे हैं अपना। भारत वापस ले रही है, भारत वापस ले रही है, तो इसमें कोई होगा ना, उनका कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वो ले रहे हैं। हम अपनी कंट्री में रहकर सिक्योरिटी करेंगे इसकी, हमारे अपने बैंक्स में रहेगा सब कुछ। अच्छा, तो पहले भारत को दिया क्यों? किसको? भारत ने इंग्लैंड को दिया था ना, वो 1951 में दिया था। अच्छा, तो वो ही तो कह रही हूँ ना, इसमें उनका कोई मसला होगा तो ही वो वापस ले रहे हैं ना। इससे वो कितना पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि जिसके पास सोने के रिजर्व ज्यादा होते हैं ना, वो कंट्री गरीब नहीं होती। हाँ जी, बाजार आपको पता है, जो अंग्रेज मुल्क है बाहर हमारे, कनाडा, यूके, वो जो वो क्या यूएसए, ये तो ऑलरेडी ही रिच है, ऑलरेडी ही रिच है। और माशाल्लाह से अगर भारत ने दिया, कह रहे हैं भारत ले रहा है ना वापस अपना सोना, वापस ले रहा है, तो भारत वापस ले रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, भारत को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन कंट्रीज यूएस की बात करते हैं, बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, उन पे कर्ज बढ़ रहा है जो कि हमें नहीं पता। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि भारत को क्या असर पड़ेगा इस पर। भारत का असर ये पड़ेगा कि ये भारत में जो उनसे मसले मसाइल है ना, कि वो समझते हैं, हम उनका सोल्यूशन निकाल लें। कौन से मसले इनको इनसे वापस हम अपना वो क्या सोना लेके, कि वो जो हमारे सोल्यूशन है, मसले हैं, उनको हल कर लें। कौन से मसले, आपको कुछ पता है? ये होता है ना, जब गलत बंदी को पकड़ लिया आपने निमरा। इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता है, इनका जीके जीरो है, इनका नॉलेज जीरो है। आप उनसे जबरन सवाल पूछे जा रही हैं। ये लिटरेट होंगी, ये पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन नॉलेज नहीं इनके पास। इनको लिखना पढ़ना आता होगा, जिन्ना छाप नोट देख पता कर लेंगे 1000 का नोट है कि 5000 का नोट है, लेकिन इनको नॉलेज नहीं है। जब ये जंगें लगी, ये लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, ये ज़ल्ज़ले आए, सब कुछ, ये वो हो सकता है कि वो इसी रिलेटेड उनसे बात करना चाह रहे हों, और इसके मतलब वो अपना जो है उनके पास उनका सोना वापस लेना चाह रहे हैं। क्या मसले मसाइल है वहाँ पर? बस यही है कि वो जाहिर है, जो मोदी साहब है, उन्होंने तो मोदी साहब जो उनसे हैं वो गेम चलाते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी भारत के साथ गेम चला दी, फॉर एग्जाम्पल के कभी पाकिस्तानियों के साथ गेम चला दी। फॉर एग्जाम्पल भी तो बताएं। एग्जाम्पल क्या है कि कभी किसी के ऊपर बम मार के गिरा दिया। अच्छा, किस पर मारा? पाकिस्तानियों पे। नहीं मारा ना बम। कभी जंग लगा दी, कभी कोई मसला कर दिया, कभी कुछ कर दिया। जंग कब हुई थी हमारी उनके साथ? आखिरी जंग अभी तो ये मुझे लगता है 5-6 साल पहले की बात होगी, जो जब आपने देखी थी 5-6 साल पहले जंग लगी हुई। ये जब मेरे ख्याल से ना, ये जो हुआ है ना, ये पहला लॉकडाउन लगा है। पहला लॉकडाउन जब लगा है ना वायरस में, हाँ जी, तब ये जंग नहीं, जंग नहीं, तब वो जंग वाला हिसाब हुआ ना, तब जंग वाला हिसाब हुआ ना भारत के साथ। जब ये जब हुआ ना, ये जो मैं बता रही हूँ मैं आपको, आप बता तो रही हूँ, कोरोना वायरस जब हुआ जी, कोरोना वायरस जब हुआ है, तब इन्होंने कैसे वो वहाँ पे सलूक किया लोगों के साथ। क्या सलूक किया? सलूक गलत किया ना, कश्मीरियों के साथ गलत सलूक किए ना। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोरोना वायरस में कौन सी जंग हुई? जंग मतलब ऐसे ही ना कि उन्होंने उनके साथ बुरा सलूक किया। कुछ मोदी ने उनके कश्मीरियों के साथ गलत सलूक किए, इस वजह से ये बात कर। मुझे ये बताएं, जो गोल्ड रिजर्व्स उनके बढ़ रहे हैं, उनकी करेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी? क्या आपको लगता है वो दुनिया में 3-4 नंबर पर आ जाएंगे अब? भारत नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। अभी 5वें नंबर पे है। अभी 5वें नंबर पे है। मेरे ख्याल से इनका गिरेगा ही, नंबर बढ़ेगा नहीं। आपको कैसे लगता है? ऐसे लगता है ना, बस मेरी ये सोच है। अब बस मेरी ये सोच है, कोई लॉजिक भी तो होगी ना पीछे। मैं वही तो, लॉजिक का नहीं मैं कुछ कह सकती। बहरहाल ये है, इसके बारे में मुझे इतना आइडिया भी नहीं है। नहीं,
नहीं, मुझे ये बताए ना कि आपको क्या लगता है, मतलब उनकी इकोनॉमी कैसे गिरेगी? पता नहीं कैसे, ये मैंने जो भी बोला ना सब कट कर देना, मुझे कोई इल्म नहीं, बस कट कर दो। असलियत में पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। मतलब सारे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं भाई, जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनके पास नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, वो जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, उनको छांट के कह रहा हूं। ज्यादातर पाकिस्तानियों के साथ यही दिक्कत, उन्हें पता ही नहीं है। बस चूरन दे दिया है, कश्मीरियों पर जुल्म होता है, भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, मोदी जो है वो डिक्टेटर है, बस। ये तब से दौर चेंज हो चुका है जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने डॉलर से इंट्रोड्यूस करवाए थे। पहले ऐसे ही होता था, बिल्कुल ऐसे ही होता था, हर कंट्री जो थी वो गोल्ड बैक्ड होती थी। लेकिन जब यूएसए ने ये देखा कि उनकी इस तरह से पावर इंक्रीज नहीं हो रही है, तो उन्होंने गोल्ड बेस से हट के अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करा दी। हमारी जो इन्फ्लेशन की वजह है उसकी मेन रीज़न ही यही है कि गोल्ड रिजर्व्स भी नहीं है, दूसरा हमारी जो इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी उनकी इकोनॉमी पर कितना फर्क पड़ेगा या उनकी करेंसी पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड, और वैसे भी वो डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर वो गोल्ड बैक फिर से आ जाएगा तो इस तरह उनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी। गोल्ड रिजर्व्स, वैसे भी गोल्ड वहां पर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जैसे उन्होंने रिसेंटली यूके की इकोनॉमी को बीट किया। वुड यू थिंक गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाकर, और उनके रेमिटेंसेस वैसे ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फॉरेक्स रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो तीसरी और चौथी इकोनॉमी बहुत जल्द बनने वाले हैं? आप देखें, किसी भी चीज़ की मैनिपुलेशन करने के लिए ना आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो वो इतना ज़्यादा नहीं। आपने मैनसन मूसा का नाम सुना होगा, दुनिया का अभी तक का अमीर तरीन आदमी है, जो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स रखता था। वो जिस भी मुल्क से गुजरा है ना, उस मुल्क से उसने उसकी इकोनॉमी को डिस्टेबल कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो पे ले आया करेंसी। गोल्ड की पावर इतनी ज़्यादा है, तो लेकिन अगर आप उसको ओवर करेंगे तो किसी भी गवर्नमेंट पर ले आया इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी उनकी जीरो पे आ गई। उनकी करेंसी की वैल्यू जो थी वो बिल्कुल जीरो आ गई। उसने जाके इतना ज़्यादा गोल्ड बांटा है। तो जो मैनसन मूसा था, उसने जिस भी स्टेट में गए, वो गया था अफ्रीका से हज करने, थ्रू आउट मदीना तक, जितने भी मक्का तक जहाँ तक गया, उसने बिल्कुल जहाँ भी गया उनकी करेंसीज की वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी थी। इतना लूटा उनको उसने? उतना लूटा नहीं, इतना ज्यादा गोल्ड दे दिया उनको। गोल्ड दे दिया, फिर तो उनको अमीर होना चाहिए था। वैसे मुझे इस केस के बारे में पता नहीं है, मैं थोरोली इसको स्टडी करूंगी, फिर ही मैं इस पर काउंटर कर सकती हूँ। लेकिन मैनसन मूसा ने जब अवाम को बहुत ज़्यादा गोल्ड दे दिया, तो उनके नज़र में हमारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हुई। उसको इस तरह से देख लें, आपके पास 1,000 रुपये है, आपको कोई आके 1 kg सोना दे देता है, तो आपके पास उस पैसे की वैल्यू क्या रह जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से वो जितना ज़्यादा गोल्ड वो बांट। क्यों जीरो हो जाएगी भाई? वो तो प्लस ही हो जाएगा ना, 1,000 रुपए भी और 1 किलो सोना भी मिल गया। तो मान लीजिए 33 लाख का सोना होगा, तो 33 लाख 1,000 का एसेट हो गया मेरे पास। पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा। हो जाएगा अगर वो ला सकते हैं तो, लेकिन इतनी ज्यादा गोल्ड हो गया, इतना ज्यादा इधर मूव करना बहुत इजी नहीं होगा। मुआहिदा तो फिर अगर वो इसी तरह कहते तो अपने कोहिनूर का हीरा भी वापस ला सकते थे, वो भी तो वही ओन करते थे, वो भी तो उसी तरह गया। कोहिनूर पर भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो ऑब्वियसली अगर वो उसको नहीं ला सके तो इतना ज्यादा गोल्ड वो कैसे ला सकते हैं? लेकिन ये अनाउंसमेंट तो हो गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है। जब वो आ जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो किसी भी, आप देखें, किसी भी खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए फॉल्स न्यूज अब यही यूज की जाती है। अब आपको और हमें इसी तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि जब आप 5th जनरेशन वॉर में आ जाते हैं ना, तो आपको अबे चमन चूरन खाने वाले, ये एवरेज पाकिस्तानी कोई नॉलेज नहीं है, कोई चीजों को एनालाइज करने की पावर नहीं है तेरे पास भाई। जो खबर है उसको एनालाइज कर, क्या खबर है वो। मान ले तूने दुबई में एक बैंक अकाउंट खोला हुआ है, तू दुबई में गया था, वहां पर तेरा एक बैंक अकाउंट खुला, तूने वहां पर 1 लाख रुपए जमा किए। अब वो तू चाहता है कि वो 1 लाख रुपए में लेके अपने पाकिस्तान के बैंक में आ जाओ। तू जाएगा वहां पे, विड्रॉल भरेगा, दुबई से क्लियरेंस मिलेगी, वो 1 लाख रुपए लेके तू आएगा, पाकिस्तान के बैंक में जमा कर देगा, सिंपल। पैसे वो तेरे ही हैं। ठीक ऐसे ही वो सोना हमारा है, हमने वहां पे डिपॉजिट किया हुआ था कि भाई वहां पे सेफ है, वहां पे रखते हैं, सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, वहां पे रख देते हैं, लाने ले जाने का खर्चा बहुत है, सिक्योरिटी पे खर्चा बहुत है, आपके पास वैसा संसाधन मौजूद है, इंफ्रा मौजूद है, आपके पास रखे हुए हैं।
वो ब्रिटेन के नहीं थे। अब हमने कहा कि जी हमने अपने यहाँ ही रख लेते हैं, अब तो वो लेके आ रहे हैं। एक गलत न्यूज, डिस्टेबल्ड इकोनॉमी ऑथेंटिक न्यूज है। न्यूज आ चुकी है, क्या वो मूव हो चुके हैं? क्या मतलब, देखिए पहले ऐलान किया जाता ना, एक एग्रीमेंट जब आप साइन कर लेते हो, एग्रीमेंट साइन कर लेते हो, जब उसको आप ऑफिशियल करते हो, अनाउंसमेंट, उसकी अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं करते बताएं। अब यूएई ने कहा कि हम पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अनाउंसमेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने बोल दिया, खबर आ गई, अब वो कल को करेंगे। इसी तरह से उन्होंने बोला कि आरबीआई के अंदर 1 लाख केजी का सोना हम वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है ना। ओके, अनाउंसमेंट हो गई, तो आप ये इसको मूव ऑन होने से पहले क्यों अनाउंस कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी, मतलब क्या मतलब, मैं थोड़ी अनाउंस कर रही हूँ। आप एक खित्ते को डिस्टेबल करने के लिए, ठीक है, एक खित्ते को डिस्टेबल करने के लिए ऐसी न्यूज बिल्कुल जनरेट करते रहेंगे कंसिस्टेंटली बेसिस। चले, स्टेबल करने के लिए मतलब बिल्कुल आप कंपटीशन में जा रहे हैं ना, ये कंपटीशन का दौर है। अभी आपने कह दिया कि हमारा चंद्रयान ऊपर पहुंच गया है, उसके बारे में भी न्यूज होगी, वहां से वीडियो क्लिप्स भी आ गई। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या उधर चंद्रयान गया था? तो आपका क्या ख्याल है, नहीं गया? नहीं बिल्कुल नहीं गया। नहीं गया। चांद की तस्वीरें जो उन्होंने अपनी लाइव लैंडिंग दिखाई थी, वो क्या था? वो सब फेक था। कैसे फेक था? अच्छा, नासा चाइना खुद उनसे पूछ रहे थे कि साउथ पोल पर आप लोगों ने लैंडिंग कैसे की, कि वो लोग, उनकी भी स्टेटमेंट्स फेक थी। भाई फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहा हूं इस बंदे के बारे में, जो भी बातें कहनी है आप लोगों को, एक शब्द में ये बंदा, इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे आप, वो कमेंट में जरूर लिखें, फिल इन द ब्लैंक्स। समझ गए ना? बिल्कुल फेक थी। एक खित्ते को आपने जब भी कंपटीशन में डिस्टेबल करना है ना, तो वो यही होगा। अब सारी पागल है। दुनिया पागल नहीं है, दुनिया पागल बनाना चाह रही है हमें। मतलब कि नॉलेज पूरी दुनिया के पास नहीं है, सिर्फ ये नॉलेज। अगर कोई बता रहा है कि चांद के ऊपर ये चीजें, ये चट्टाने हैं, वहाँ की मट्टी ला रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वो सारा फेक है। नहीं, वो सारा फेक नहीं है, लेकिन आप जब तक उसकी रिसर्च बैकएंड चेक करेंगे ना, उसका चंद्रयान का भी, तो उसके ऊपर भी स्टोरीज मौजूद हैं कि जीएफएक्स टूल्स के थ्रू बनाया गया है सारा, वहाँ पे कोई लैंडिंग नहीं हुई है अभी तक के, और रिसर्च के मुताबिक बताया गया विद देखिए ना, अभी नासा भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन, ये लाल टोपी का चेला है बॉस, ज़ैद हामिद का चेला है ये ज़ैद हामिद को सुनता होगा कंफर्म। जब चंद्रयान 2 गया था, जब पानी की डिस्कवरी का बताया गया था, ठीक है, तो वो नासा ने भी अप्रिशिएट किया। नासा का आपको पता होगा ना, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स ने भी अप्रिशिएट किया। तो देखिए, एक चीज जब हो रही है, हम क्यों उसको कह रहे हैं कि ये स्टोरी है? ये देखिए, बात सिर्फ इतनी, आपने कंपटीशन करना है, आपने मेरे साथ कंपटीशन करना है, किसी के साथ कोई भी ओपोनेंट होगा उसको डिस्टेबल करने के लिए आप। अबे साइंस में पाकिस्तान के साथ कौन सा कंपटीशन करना है बे? तुम लोगों गड्ढे में, हम लोग हैं चांद पर, कौन सा कंपटीशन बराबर के लोगों में होता है ना भाई। तू ना 3 में ना 13 में तुम्हारी कंट्री। अभी 7 किलो का बुच्चू सा वो एक फोन भेजा था, कैमरा, न उसमें तुम्हारा पैसा लगा, न उसमें तुम्हारा उसकी पीसीबी बोर्ड तक सर्किट भी बन के चाइना से आए। चाइना ने फंडिंग की, चाइना ने बताया कि ऐसा बनेगा, और चाइना के रॉकेट से भेज दिया। गजब चमन बंदे हो गए तुम लोग यार, पाकिस्तानी। लव यू पाकिस्तानियों, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे लोग नाम रोशन और करते हैं, जब वो पब्लिक रिएक्शन चैनल पर आकर बोलते हैं ना, और नाम रोशन होता है पाकिस्तान का। बिल्कुल थ्योरीज देंगे, थीसिस देंगे, अपने स्टोरीज जनरेट करते रहेंगे। सामने वाली कंट्री रिसर्च नहीं करती कि ये जो बात बोल रहे हैं वो सच भी है या नहीं है सच। तो फिर उसके ऊपर थ्योरीज कैसे आ जाती है? क्या थ्योरीज आ जाती है? मेरी क्वेरी कैसे आ गई कि ये तो जीएफएक्स टूल्स यूज किए गए? वो तो कोई भी कह सकता है। ऑब्वियसली वो भी इसी तरह ही कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये उन्होंने प्रूव करना था, और ये उन्हीं की रिसर्चेस बता रही है कि ये चंद्रयान उधर नहीं पहुंचा। और दूसरी बात, अगर गोल्ड रिजर्व उधर हो जाता है, तीसरा चांद का मिशन था उनका, मैं अब यहाँ पर उनकी कोई साइड नहीं ले रही, जो फैक्ट्स पर बात है मैं वही बात कर रही हूँ कि देखिए, 2 मिशन जो थे वो गए थे, लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जो तीसरा मिशन था वो बहुत जबरदस्त उनका गया था, साउथ पोल पर लैंडिंग हुई थी। इवन नासा बड़ा एक्टिव था देखने के लिए कि साउथ पोल पर लैंडिंग कैसे हो रही है। चाइना बड़ा एक्टिव था, रशिया की आपको पता होगा रोसकोसमोस उनकी एजेंसी है, वो काफी ज्यादा एक्टिव थी। उन्होंने कहा जरा हम भी तो देखा कि कैसी हो रही है, और सबने अप्रिशिएट किया उनको। फिर बाद में उन्होंने जिस तरह से पिक्चर्स, उनका जब रोवर लैंड हुआ था, शायद आपने देखा हो, उन्होंने पिक्चर्स भेजी अर्थ को, फिर वो सैंपल्स भी लेकर आए थे। अब उनका नासा के साथ कोलैबोरेटिव मिशन भी हो रहा है। इसी चीज को तो कह रहा हूँ कि वो सारा जीएफएक्स टूल यूज किया गया है। अच्छा,
वो एडिटिंग, कोई लैंडिंग नहीं हुई, कोई लैंडिंग नहीं, आप ऐसा इतना शॉर्टी से कैसे कह सकते हैं? मैंने क्योंकि रिसर्च मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी, जब हुआ हमें भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि वाह, अगर हमारा खिता नहीं तरक्की कर पा रहा है, हमारे साथ वाला खिता तो तरक्की कर रहा है। लेकिन ये किसी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है? नासा ने, रोसकॉस्मोस ने, या फिर चाइना ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि ये फेक है? अच्छा, वो क्यों करेंगे? आपको पता है रशिया से और चाइना के साथ इनका इकोनॉमी, ये जो इनका वहाँ से जो आता है ब्लॉक बना हुआ है ब्लॉक बना हुआ है, जितना भी वहाँ ब्रिक्स से का। ब्रिक्स का ब्लॉक बना हुआ है, उसके बाद जितना भी यहाँ से ये ज़र मुबादला लेके जाते हैं, क्या उधर से उनकी ट्रेड चलती है, तो क्या वो इस चीज़ को अफोर्ड करेंगे कि वो इंडिया के साथ इस तरह की खबर करें? लेकिन आपस में कंपटीशन भी तो है। चाइना तो 2 मिनट ना लगाए एक्सपोज करने में। आपको पता है चाइना की और इंडिया की कितनी लगती है? तो फिर वो उससे ट्रेड क्यों कर रहे हैं? तो ट्रेड तो जारी रहती है ना। गलवान घाटी में उनकी कितनी लड़ाई हुई थी, आपने देखा 2020 में? वो लड़ाई हुई, आपस में मार कुटाई इतनी ज्यादा हुई, ट्रेड फिर नहीं रुकी। यही तो वजह है। देखें, वो इसको अगर वो बैक कर देंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग। छोड़ो यार, आप नहीं सुनना। निमरा, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, सुअर से कभी भी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि सुअर से लड़ने के लिए आपको गंदगी में उतरना पड़ेगा, और गंदगी में सुअर को कोई हरा नहीं सकता बॉस। आप समझ रहे हैं? सुअर अगर गंदगी में अपने इलाके में बैठा हुआ है, आप सुअर को नहीं हरा सकते। आप गंदे भी हो जाओगे, हारोगे भी, मुंह बन जाएगा आपको। इसलिए सुअर से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, सुअर से कभी नहीं लड़ना चाहिए। ये हमारे यहां कहावत है। इसीलिए मूर्ख आदमी से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस मूर्ख आदमी से बहस करने के लिए आपको मूर्खता के उस लेवल पे आना पड़ेगा। और जब आप मूर्खता के उस लेवल पे आ जाएंगे तो वो बंदा आपसे हावी हो जाएगा, क्योंकि मूर्खता में तो किंग है, बादशाह है, वो राजा है वो मूर्खों का। आप हरा नहीं सकते उसे। तो मूर्खों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। समझ गई? तो आगे से ऐसे मूर्खों के साथ क्या बहस में आप पड़ेंगी। खैर, अब आते हैं जो गोल्ड वाली बात है। तो गोल्ड वाली बात मैंने बता दी कि सोना हमारा ही था। होता क्या है कि आप यूएई से मान लीजिए अपने 100 टन सोना खरीदा, अब उस सोने को लेकर आना बहुत रिस्की है, खर्चा है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी बनानी, यहाँ पे इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि कई जगहों पे सेफ हाउस बने होते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो बहुत बड़ा बैंक है, वो दुनिया के कई देशों के देश जो है उन्होंने अपना सोना वहां पे रखा है। भारत का भी सोना वहां पे था। स्विट्जरलैंड में एक सेफ है, वहां भी दुनिया के कई देशों का सोना रखा हुआ है। तो ये कई वजहों से ऐसे सोने रखे जाते हैं दूसरे देशों में, ताकि मान लीजिए यहां पे कुछ ऐसा हो गया, तख्ता पलट टाइप का हो गया, कुछ हो गया, इकोनॉमी गड़बड़ हो गई, तो बाहर आपका एक एसेट मौजूद है, उस एसेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि भाई मान लीजिए यहां पर कहीं पे सोना रखा हुआ है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऐसा हो गया कि हम उस सोने का यूज नहीं कर सकते, भूकंप आया और सब कुछ धस गया, वो जमीन के अंदर चला गया, मान लीजिए एक बात कह रहा हूं, वो सोना हमारे किसी काम का नहीं हुआ, ढूंढने में कहां ढूंढेंगे उसको, दब गया, वो निकालने में टाइम लगे, तो बाहर अपने एसेट पड़े हैं, वहां से यूज कर सकते हैं। ये ठीक ऐसा है कि जैसे आपने घर चारों तरफ से अपना बंद कर दिया और उसकी एक चाबी अपने पास रख ली, एक चाबी किसी रिलेटिव के पास रख ली कि भाई अगर ये चाबी गुम हो जाए तो कम से कम मेरे पास ये तो रहे कि दूसरी चाबी लेके मैं इमरजेंसी में यूज कर सकूं। ये ठीक वैसी ही चीज है। तो कई देश दूसरे देशों में अपनी एसेट्स रखते हैं। अभी रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने $300 बिलियन की रशिया की एसेट्स जो रशिया के थे वो फ्रीज कर दिए, वो रशियन यूज ही नहीं कर पाए क्योंकि दूसरे देशों में थे। अमेरिकन कंट्रीज से जो रिलेटेड कंट्रीज है वहां पर वो एसेट्स रखे हुए थे, वो फ्रीज कर दिए उसने, अब रशिया यूज नहीं कर पा रहा। तो वैसे ही भारत के भी एसेट्स कई जगहों पे हैं गोल्ड की सूरत में, अगर उन्होंने फ्रीज कर दिए और हमें जरूरत पड़ गई तो हम क्या कर लेंगे? वो लड़ाई लड़ती रहेगी, ठीक है, बातचीत है, कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन हमें जरूरत तो अभी है ना, नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो यहां पे लेके आ रहे हैं। प्लस जब डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है उसमें भी ये गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और आगे आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक और ज्यादा गोल्ड खरीदेगा, इसलिए सब कुछ हो रहा है। इसमें ब्रिटेन का कोई कुछ नहीं है और बाकी कुछ नहीं है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कोई डीएस्टेबलाइज नहीं करना। उम्मीद करता हूं आप लोग कुछ इस वीडियो से नई जानकारी मिली होगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। भाई लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो करिए भाई। जल्दी मिलता हूं, नमस्कार, जय हिंद। जी आंटी, बिल्कुल जी, ये है कि जानकारी तो वाकई मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। काफी सारी जो जानकारी है, जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ है हमारे भी, और जो कि पाकिस्तानियों में नहीं होता ना, अक्सर नहीं होता यार, समझा करें, नहीं होता। तो हमने तो एक तो मानना नहीं होता। अब हम ये सारी वीडियो देख ली है, सारे फैक्ट एंड फिगर भी देख लिए हैं, तो फिर भी हम कहें और नहीं हो, नहीं है, सारा कुछ नहीं है, ये लोग भाई झूठ बोल रहे हैं, ये है वही है, फजूल है, ये है वो है, तो हम नहीं मानते। तो ये पाकिस्तानियों का ना ऐसा एक रवैया होता है, ऐसा बिहेवियर है पाकिस्तानियों का।
तो जो कि जो सच्चाई है जब फैक्ट एंड फिगर के साथ बताई जाती है तो उनको जो है वो फिर भी अक्ल नहीं आती, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, फिर भी कहते हैं और नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, जो मैं पहला पाऊं छड़ा वही है बस। और जो आंटी आई थी यहूदी, वो भी यहूदी थे, भी यहूदी। तो और ये है कि वो एंटी हिंदू और एंटी यहूदी हर वीडियो में, पता है मैंने पहले भी हमने कहा है कि हम पाकिस्तानी सिर्फ एंटी हिंदू और एंटी यहूदी हैं, और वो हमने बोलना ही बोलना है, या हिंदुओं पे या यहूदियों पे, यही चीज होती है बस। और ये आंटी भी जो देख लें वही बात है, वो भी यहूदी थे, भी यहूदी। तो बस हमारे अंदर ना एक ऐसी नफरत है एंटी हिंदू और एंटी यहूदियों को लेके। और जो चमन चुम्मो चुम्मो जो आए थे दूसरे नंबर पे, क्या नाम था वो जो लड़का था तीसरे नंबर पे आया था जो मान ही नहीं रहा था ना, तीसरे पे आया था ना, वो मान ही नहीं रहा था कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे ही है, ये नहीं हो सकता। और वो सिर्फ GFX यूज हो रहे हैं, VFX यूज हो रहे हैं। और ये नासा उन्होंने बताया भी कि नासा वालों ने भी जो है तस्दीक की है, चाइना वाले पीछे लग जाएंगे, नहीं फिर ये VFX ही है, जो मर्जी है कर लो, होना वही है जो उसने पहले बोंगा है, सीधी बात है। और दूसरा जो दूसरे नंबर पे आई है वो एक और थी जो कि पहले, यार एक बात है सिर्फ सिंपल सी, अगर तुझे नहीं अगर इल्म, तो जब तुझसे पहला सवाल किया तू उसी वक्त कह दे मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, सॉरी आई एम सॉरी, एक वर्ड बोल दो बस, बात खत्म। आगे से जवाब भी दे ही जा रही है, ये है वो है, दे ही जा रही है। और एंड पे जब उसको पता चला कि ये तो मेरी बेइज्जती होनी शुरू हो जाएगी, हर जगह मेरी ना क्या इज्जत नीलाम होगी, मेरे जानने वाले भी देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये कितनी नल है, तो वो कह दिए ये काट दो बस, मुझे नहीं कुछ पता। तो पहले ही वो बकवास करना कि मुझे नहीं कुछ पता, छोड़ो बस मैं नहीं बोलना। तो बात ये होती है क्यों बदनाम कर रहे हो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को क्यों बदनाम कर रहे हो यहाँ पे जाके, वो पब्लिक रिएक्शन। अगर आपके पास इल्म है तो वाकई आप इंटरव्यू दें, मैं ये नहीं कहता कि आप इंटरव्यू ना दें। अगर आपके पास इल्म है, कोई आपके पास नॉलेज है, कोई आप शेयर करना चाहते हैं दुनिया के साथ, तो बेशक इंटरव्यू दें। जब आपके पास कोई इल्म ही नहीं है, उस बात को सुन लिया आपने, अगर आपको लगता है कि आपको इस बारे में नहीं पता, अभी डिटेल नहीं पता या ज्यादा नहीं पता या थोड़ा बहुत भी नहीं पता, कहें जी माजरत, करते होंगे काफी लोग करते होंगे ऐसे, वो कहते होंगे कि हमें नहीं पता। लेकिन कुछ लोगों को ना वैसी ये एक होती है कि जाके ना फेमस होने के लिए जी हम भी इंटरव्यू में, हम टीवी में आएंगे जी, वो देखेंगे जी, फिर वो ये है वो कैमरे के आगे, तो वो बस चवले मारना शुरू कर देते हैं। इल्म शलम उनके पास नॉलेज कुछ भी नहीं होता, जनरल नॉलेज कुछ भी नहीं होता उनके पास, बस शुरू हो जाते हैं। और जब शुरू होते हैं तो बाद में रियलाइज होता है उनको कि ये तो हमारी बेइज्जती हो जानी है। फिर वही बात जो इस आंटी ने की है कि अब ये काट देना, मुझे नहीं कुछ भी इल्म, पहले ही कह दो। और जो पहली आंटी आई हैं वो कह रही थी जी कि जर्मनी हमें वीजे नहीं देता, इंग्लैंड वीजे नहीं देता, वो इंडिया को देता है, वो फलां कंट्री को देता है। तो उसमें कह रही थी कि हम मुसलमान हैं शायद इसलिए हमें नहीं देता। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान तो दूसरे कंट्री भी बेशुमार हैं, लेकिन उनके लिए तो दरवाजा खुला है। सिर्फ बैन जो है वो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी ही ऐसे मुस्लिम है जिनकी ऐसी हरकतें हैं कि जो दूसरे मुस्लिम देश हैं वो भी इनके कामों से तंग हैं कि यार ये पूरे मुस्लिम एक कम्युनिटी जो है उसको बदनाम करने पे तुले हुए हैं। और इन सब बदनामियों को अगर आंटी जाके देखें सुने तो फिर आंटी जी को पता चले कि एज अ पाकिस्तानी तो मुस्लिम का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्हें पता चले कि क्यों वीजे जर्मनी या इंग्लैंड या दूसरे कंट्री नहीं दे रहे और क्यों वीजे जो है वो हिंदुस्तान को दिए जा रहे हैं। उसमें आपके लोगों का अपना कसूर है, उसमें ना तो आप लोगों के मुस्लिम होने का कसूर है, और बल्कि आपका कसूर सिर्फ इतना है कि एज अ पाकिस्तानी जो आप लोगों की कट्टरपंथी और जो आपकी मेंटालिटी और जो नेगेटिविटी सोच आपके ज़हनों में भरी गई है वो जाके आप वहां पे शो करते हैं। जब आप वहां पे शो करते हैं तो हर कंट्री को हक है पूरा पूरा कि वो अपने कंट्री को सिक्योर करने के लिए ऐसी गंदगी को वहां से निकाले, और वो जरूर निकालेंगे। क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आपके क्राइम को वो बर्दाश्त कर लें जी कि आप लोगों के साथ आप कहते हैं जी जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो हम ये नहीं करते, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी मुस्लिम ये बोलें कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। वो क्राइम के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से एक्शन लेते हैं, उनके जो रूल एंड रेगुलेशन है वो उस कानून के मुताबिक चलते हैं। और यहाँ पे बात है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान ने अपनी अमानत उनके पास रखवाई हुई थी, तब हिंदुस्तान को लगता था कि वहां पे सेफ्टी है, यहाँ पे हम उसको सिक्योर नहीं कर सकते। तो ये उनकी एक समझ ले कि बढ़ियापन था, एक अक्लमंदी थी। कहते हैं ना कि ये भी अक्लमंदी होती है कि हमें जब लगता है कि हमारे घर पे ये चीज महफूज नहीं है तो हमें जहाँ पे सेफ जगह नजर आती है हम अपनी चीज को वहां पे रख लेते हैं।
तो ये तो हमारी एक अकल वाली बात आ गई है कि हम उस चीज के सिक्योर करने में पूरी तरह से गौर फिक्र कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान को लगता है कि अब भाई हमारे देश में हम उसको सिक्योर करने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं, और हमारी जो इकॉनमी है वो भी स्ट्रांग होगी, तो वो वापस लेकर आ रहे हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। तो ये कह रही हैं जी कि आंटी कह रही थी कि हिंदुस्तान को ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उनकी चीज है भाई, वो वापस लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो कट्टरपंथी मेंटेलिटी, जो नेगेटिविटी, वो इतनी भर दी गई है कि ये हकीकत के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। जो भाई साहब आए हैं वो कह रहे हैं जी कि चंद्रयान 3 तो गया ही कौन है, सारा फेक। वो यार सिर्फ पाकिस्तानियों को पता है कि सब फेक है, बाकी दुनिया को नहीं पता। बाकी पाकिस्तान में दुनिया सोई हुई है। साइंसदान बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान की हर दूसरा बंदा साइंसदान है, लेकिन फिर भी देख लें कि साइंस में कितनी ज्यादा तरक्की है। इतनी ज्यादा तरक्की है कि 5-6 किलो का एक वो कह लें कि छोटा सा बंडल कह लें कि वो भेजा है, और वो भी किसी की मदद से भेजा है। कमर आईक्यू कमर, आईक्यू कमर आईक्यू कमर भेजा है, और वो सारी मदद चाइना की ली है। ये तो वही बात होगी ना कि भाई कहाँ पे जा रहे हैं, मैं फलां कंट्री पे जा रहा हूँ। अच्छा यार ये मेरा थोड़ा सा सामान है, तो ये तो वहां पे पहुंचा देना। वहां पे जब पहुंचे तो मैं उस भाई का नाम ही बीच में से खत्म कर दूं और कहूं कि ये तो सारी चीजें मेरी थी, मेरी ताकत थी, मैंने ही किया है। मैं तो अब दुनिया में शो हो गया हूँ जी कि फलां कंट्री में देख ले मेरे कितने पावर है कि मैंने वहां पे डायरेक्टली ये हर चीज पहुंचा दी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियों की सोच ये है कि ये अपने मन ही मन में शेख चिली वाले प्लान बनाएं, और दिल ही दिल में अपने आप को अप लेवल का समझ के तो खुश होते हैं। बहरहाल जी, वीडियो इनकी अच्छी थी नो डाउट, और जिन लोगों के साथ वार्तालाप की है मेरे ख्याल में वेस्ट ऑफ टाइम था, क्योंकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी इस चीज़ के बारे में, लैक ऑफ नॉलेज थी। तो इन अ स्टेट वर्ड जो है वो बात अगर जो सवाल किया गया उसके मुताबिक आप जवाब दें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो लीव कर दें, दैट्स इट। अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, उनका भी वेस्ट करेंगे। और अभी सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती कि भाई आप छोटी सी बात करते हैं तो उसको 100 जगह पे दिखाया जाता है, तो 100 लोग जो है सुनते हैं, लोग पढ़े लिखे आगे बैठे हुए वो देखते हैं कि इस बंदे का माइंडसेट क्या है। तो वो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्सेप्ट तो बड़ा हाइप है पहले ही। तो जितने भी पब्लिक रिएक्शन वाले हैं वो जाके सवाल पूछते हैं, तो खासकर इंडिया को लेकर सवाल होता है, क्योंकि नेबर कंट्री है हमारी, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए थे पहले, उनसे अलग हुए, क्योंकि सारा सिनेरियो बनता आ रहा है। तो हमारा एक रिश्ता मौजूद है उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं, वो खत्म नहीं हो सकता कभी। तो वो एक रिलेशन के हिसाब से बात करते हैं, तो लोग जो है आए पकड़ जाते हैं इस चीज को लेकर, हिंदू मुस्लिम को कॉन्सेप्ट को लेकर, कि इंडिया क्यों आगे चला गया, भारत मतलब इंडिया आगे क्यों जा रहा है। इंडिया ने वहां पे अभी 1-2 पोस्टें लग गई थी जब ये इन्होंने क्यों कम्बर वो भेजा था, जो भी है आईक्यू कमर, वो जो है सॉरी कमर चाय, तो वो जो उन्होंने भेजा था उधर, वो ड्रामा लग गया। अब इंडिया का झंडा उन्होंने नीचे फेंका हुआ था, अपना झंडा उस जगह पे लगाया हुआ था, और इंडिया का झंडा जो है वो जनाब उस पे चांद की जमीन पे नीचे पड़ा हुआ था, और मिट्टी में जनाब वो इस तरह का एक ना 3D प्रोटोटाइप ना उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। तो वो एक दिखा रहे थे। अब असल चीज क्या है, इनको ये खुशी नहीं है कि पाकिस्तान चलो ऊपर उन्होंने जो कुछ भी किया किसी की मदद से किया, वो वहां पे उन्होंने ये कारनामा सारा अंजाम दिया, ठीक है, वो बेबी स्टेप जिसकी हम बात कर रहे थे उस वीडियो में भी। तो उस पे इनको कोई फक्र नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि आने वाले वक्त में एक पाकिस्तान इस फील्ड में क्या कुछ कर सकता है या क्या बेनिफिट्स होंगे, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं लिखी हुई। सिर्फ ऊपर वो इंडिया का झंडा नीचे पड़ा हुआ ना, अपना झंडा उसकी जगह लगा हुआ ना, बस इनको इस चीज पे खुशी है। इनको ये चूरन जो है एक अरसे से खिलाया गया और यही इनके माइंड में है। और जहाँ पे वो जो आंटी थी बीच में, आंटी नहीं दादी माँ कहूँगा, वो जो बीच में आई है स्टार्टिंग में जो थी, वो यकीन माने बहुत सारी जो दादियां हैं ना जो वडेरी उम्र की हैं, उनकी सोच वैसी है, नो डाउट सेम है। और इसमें कोई शक नहीं है। हम कोई इसको डिफेंड नहीं करेंगे कि यार वो ऐसे थी, उसका मूड ऐसे था, या ऐसे, वो ऐसे ही है, ठीक है, उनकी मेंटालिटी। हाँ, यंग जनरेशन जो यंग यूथ है पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं स्टेबल है, वो कहीं ना कहीं सोचती है कि यार क्या अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, इंडिया के साथ हालात खराब है, ट्रेडिंग बंद नहीं होनी चाहिए थी, ट्रेडिंग जारी रहनी चाहिए थी, उससे ये बेनिफिट था, ये हालात सुधर रहे थे, ये बेहतर हो रहा था, हमें बेनिफिट मिल रहा था। वो सोच समझ रखते हैं तभी वो बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन यह है कि उनसे पीछे जो जनरेशन थी वो कहीं ना कहीं उसमें गैप आ जाता है, वो अभी भी उस जोन में जी रहे हैं, वही चूरन खा रहे हैं, वही कुएं के मेंढक बने हुए हैं, वो उस सिनेरियो में जी रहे हैं, वो से निकलने नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि जिंदगी खत्म हो जाए तो यहीं पे खत्म हो जाए,
ठीक है ना, उन्होंने आगे बढ़ने का नहीं सोचना। लेकिन जो अगली जनरेशन है वो आगे बढ़ने की सोचती है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है कि हाँ यार हो रहा है, गुड, वो कर रहे हैं, वो उनका मुल्क है, वो अच्छा कर रहे हैं। ये लड़का जो एट दी एंड आया था, वो लड़के अपनी पता नहीं वाइफ के साथ था या सिस्टर के साथ था, वो खड़ा था। तो भाई तुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुझे जितना पता है उतनी बात कर, ठीक है। दो चार इंग्लिश के वर्ड पता होना और उसके ऊपर आप बात को घुमा के इधर उधर करना, वो कोई हुनर नहीं है। बात टू द पॉइंट करे, और अगर आपको पता है उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो ठीक होके कर दे, वरना बोले कि ठीक है भाई नहीं पता, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप बता दें इसके बारे में कुछ आप जानते हैं। नहीं तो मुझे पता चलेगा, हाँ एक्सेप्ट नहीं करना तो बोले कि सर्च करूंगा इस चीज़ के ऊपर, देखूंगा। और आपका जो ज्यादा कह रहा था कि वो GFX यूज हुआ है असल वर्ड VFX है, तो वो जो VFX यूज हुआ है कह रहा है, तो अपने जो तस्वीरें आई हैं आपकी, वो आपने देखी हैं? इस लड़के से बंदा पूछे, वो जो कमर चाहे जो ऊपर भेजी है, उसने जो तस्वीर भेजी है, खुदा की कसम आईफोन नीचे जमीन पे खड़े हो ना तो उससे फोटो ली जाए ना, तो उससे जो फोटो आती है ना वो फुल HD होती है, ठीक है, हाई डेफिनेशन फोटो आती है नीचे जमीन पे खड़े होके। और वो इतने नजदीक चांद की, और उसने जो फोटो भेजी है वो देखने लायक भी नहीं है, खुदा की कसम वो 1 मेगापिक्सल मुझे लग रहा है उससे भी कम है। तो वो रिजल्ट आया है उसका, मतलब पिक्सल ही नहीं है तस्वीर में। तो वो फोटो खींच के भेजी है उसने, आपका जो कमर चाहे ऊपर गया है। क्या करना है आपने, इंडिया को कह रहे हैं आपके विजुअल इफेक्ट यूज कर रहा है और उसने किया है, ठीक है। नासा इतनी बड़ी एक किस्म की ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो वो जनाब वो इस चीज को सराहने हैं कि यार वहां पे उतरे हैं, वहां पे उन्होंने तस्वीर उन्होंने खुद शेयर की है, उनकी वेबसाइट पे ऊपर वो मतलब वो डाटा जो है वो मिला है, ठीक है। और फखरिया बात तो है इंडिया के लिए। और ये आपको अच्छा नहीं लगता तो इससे जो है हकीकत बदल नहीं जाएगी। एक्सेप्ट करना सीखें चीज़ों को जो है, और अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश करें, ताकि आप भी उस पोजीशन पे आ सकें कि आपके बारे में बात हो सके, फखरिया बात हो सके, ठीक है ना। और ऐसे मतलब डिसऑन करने से या डिसएग्री करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीडियो इनकी अच्छी थी और वार्तालाप जिनसे की वो फजूल ही थी, लोग सारी बातें ठीक थी। और इनकी वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।